हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सेट नंबर 2 के बेसिक कंप्यूटर साइंस पर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो है वो एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, आपको हम बता दें कि चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे जाना जाता है कि चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ठीक ना, चार्ल्स बेबेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर का जनक के नाम से जाना जाता है, वही है। ठीक ना, और पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो बनाया चार्ल्स बेबेज जो डिजाइन किया है उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, हालांकि इससे पहले ही इन्होंने बनाया था 1822 में। आपको इन्होंने ये बनाया था 1822 में एक गणना मशीन बनाया था, मतलब कैलकुलेटर बनाया था, एक तरह से मशीन बनाया था जो डिफरेंस इंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा, डिफरेंस इंजन के नाम से जाना है, डिफरेंस। ठीक ना, 1822 में इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था, यांत्रिक गणना मशीन बनाया था जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, और इसके बाद ये डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप है एनालिटिकल इंजन। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप है एनालिटिकल इंजन है। इसीलिए यांत्रिक कंप्यूटर जो हो जाएगा पहला ना, एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले डिफरेंस इंजन जो बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था, यांत्रिक गणना मशीन बनाया था, 1822 में बनाया था। कौन? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, आईडीएन का आई मतलब होता है इंटरनेशनलाइज्ड, डी मतलब डोमेन, एन मतलब नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम कौन सा हो जाएगा? इंटर नहीं, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए, विंडोज जो आपका होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप कंप्यूटर पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो आपको ये सब पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओरेकल जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक डेटा बेस होता है। ओरेकल क्या होता है? ओरेकल एक डेटा बेस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओरेकल जो है डेटा बेस होता है। क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप डेटा बेस है जो मैनेजमेंट जो सिस्टम पर काम करता है। ठीक ना, प्रबंध प्रणाली आप कह सकते हैं हिंदी में से, प्रबंध प्रणाली पर यह काम करता है, प्रबंध सिस्टम पर काम करता है, प्रबंध प्रणाली पर यह काम करता है। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, पूछा है। तो रैम तो आंतरिक हिस्सा होता है, मदरबोर्ड भी होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वीडियो कार्ड, देखिए वीडियो कार्ड ये भी आपको आंतरिक हिस्सा ही होता है। फ्लैश ड्राइव आंतरिक हिस्सा नहीं होता है, इसीलिए फ्लैश ड्राइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 90 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति यानी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, पूछा है। अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। देखिए, तो द्वितीयक स्मृति यहाँ पर लिखा है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ना, वो अर्धचालकों पर आधारित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको और हम बता दें कि जो जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, इसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, इसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे आप कह सकते हैं कि इसे सहायक भंडारण, हिंदी में इसे कह सकते हैं सहायक भंडारण के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, URL क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए, पहले तो मैं आपको URL का फुल फॉर्म बता दूं। यू का होता है यूनिफॉर्म, ठीक ना, यू का होता है यूनिफॉर्म होता है। आर का मतलब होता है रिसोर्स,
रिसोर्स, आर का मतलब आपका हो जाता है क्या, रिसोर्स, और एल का मतलब होता है आपका लोकेटर, लोकेटर, ठीक ना, लोकेटर। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए यूआरएल जो होता है, थोड़ा इसे हम इरेज कर लेते हैं। यूआरएल जो होता है आपका, वो होता है किसी वेब का पता होता है, या वेबसाइट का या वेब पेज का पता होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, वेब पेज का पता या वेबसाइट का पता, ठीक ना, या ब्राउजर का पता, ठीक ना। वेब पेज वेबसाइट का पता ही क्या होता है, यूआरएल होता है। जैसे www, अगर वेबसाइट जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये वेबसाइट हो गया, या किसी अन्य वेबसाइट या वेब पेज के जो स्पेशलाइज जो एड्रेस होता है, पता जो होता है ना, वही आपका यूआरएल होता है, अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपसे पूछा है, कंट्रोल प्लस भी को प्रेस करने पर क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस भी को प्रेस करने पर आपका होता है कि जो हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके रखे रहते हैं, वो क्या होता है, क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाता है। क्लिप बोर्ड से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि सिलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाती, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी आप ध्यान से देखिएगा, दिया सिलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड में, देखिए क्लिप बोर्ड में, यहाँ क्लिप बोर्ड से आपका आंसर होता है कि सिलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाती है, न कि क्लिप बोर्ड में। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क पहचान। ऑप्टिकल मार्क पहचान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जो परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, ठीक ना, योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क पहचान ये एक इनपुट डिवाइस होता है। थोड़ा सा आपको हम इसके बारे में बता दें कि देखिए, जैसे कि एक बीसीआर आपको होता है, एक होता है क्या होता है बीसीआर, आप इसके बारे में जानते होंगे, बार कोड रीडर। जैसे हम लोग मोबाइल से कुछ स्कैन कर लेते हैं, तो किसी कागज़ पर या कोई भी पेपर या उत्पाद पर किसी चीज़ पर जो छपा हुआ कोड रहता है, तो वो कोड को पढ़ने के लिए ये इनपुट डिवाइस होता है बीसीआर, शॉर्टकट में कहते हैं बीसीआर, जो होता है बार कोड रीडर। जैसे हम लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं मोबाइल से, तो वो बीसीआर ही रहता है, जो ना, ताकि कोड स्कैन करके, तो वो हम लोग स्कैन करते बीसीआर, बार कोड रीडर। उसी तरह का एक ऑप्टिकल मार्क पहचान भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया 94 सवाल है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दिया। देखिए मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक ना। देखिए इनपुट डिवाइस आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ये सब आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क। इनपुट कौन होता है, जॉय स्टिक, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ हम आपके नाम बताए थे इनपुट डिवाइस का, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि आपका कीबोर्ड जो होता है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड भी आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। माउस भी आपका क्या होता है, माउस भी आपका, माउस जो होता है माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक ना। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, जॉय स्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर आपका आउटपुट हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, 2016 का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है उसको हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताने कौन सा शॉर्ट कुंजी दबाए ताकि वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है सो हट जाए। देखिए
कंट्रोल प्लस क्यू से आपका हट जाए, कंट्रोल प्लस क्यू से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। कंट्रोल प्लस क्यू से वो क्या होता है, पैराग्राफ जो फॉर्मेटिंग जो होता है वो आपका हट जाता है, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया कि अल्ट प्लस टैब से टैब प्रेस करने से डैश का एक शॉर्टकट है, किसका है? अल्ट प्लस टैब किसका एक शॉर्टकट है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अल्ट प्लस टैब जो शॉर्टकट होता है ना, खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने का एक शॉर्टकट होता है। कोई भी प्रोग्राम अगर खुला हो तो उसको बीच हम स्विच करना चाहते तो वो जो कि आपको दिया खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने का, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप जो अल्ट प्लस टैब दिया हुआ है यानी शॉर्टकट की जो होता है वो भी आप रट कर जाए, क्योंकि सवाल हो सकता है यहाँ से भी एक सवाल पूछने के ज़्यादा चांसेस है। तो मैं आपको कुछ बता दूँ, थोड़ा सा एक दो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्ट प्लस एक होता है अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर। तो अल्ट प्लस इंटर प्रेस करने से क्या होता है कि जो भी हम चूज किए रहते हैं सब्जेक्ट उसका प्रॉपर्टी खुल जाता है, ठीक है ना। हम जो भी सब्जेक्ट चूज किए रहते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, खुल जाता है, ठीक। एक होता है कंट्रोल प्लस होम होता है, क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस होम होता है, जो मुझे याद आ रहा है हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। कंट्रोल प्लस होम होता है, कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो मतलब शुरू में आ जाता है, मतलब ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो भी रहता है उसके हम फर्स्ट पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस होम करने से जो भी डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है उसका हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, शुरुआत में आ जाते हैं, ठीक ना। प्रारंभ में हम पहुंच जाते हैं, एक तरह से ये कहिए, ठीक ना। और भी आपका होता है कंट्रोल प्लस F2 होता है, ठीक ना। एक होता है कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 से आपका क्या होता है कि जो प्रिंट होता है ना उसका रिव्यू हम देख सकते हैं, ठीक ना। प्रिंट करने से पहले उसका रिव्यू आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस F2 से। तो आप लोग शॉर्टकट की भी याद कीजिए क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल, आप ध्यान रखिएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुआ था 1995 में हुआ था, अगस्त में 1995 हुआ था, अगस्त में, यानी 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था, ठीक है। जो प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर जो है उनको इंटरनेट का जनक माना जाता है, ठीक ना। नाम आपको बताए थे प्रोफेसर आपका हो जाएगा ठीक ना, प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर उसका पूरा नाम है, लिकलाइडर, प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है, ठीक ना। इंटरनेट का प्रारंभ अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा मतलब आपको हुआ था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा 1969 में ये हुआ था, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट का जो प्रारंभ जो है ना अमेरिकी रक्षा विभाग जो है ना 1969 में किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको 98 नंबर दिख रहा है, दिया कि टैब कुंजी यानी की, कुंजी मतलब की, KEY की, टैब की या टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है, ठीक ना, ये आपसे पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुआ है, ठीक ना। तो देखिए टैब की का जो प्रयोग होता है ना आपका हो जाएगा, देखिए क्या है कि पहला ऑप्शन है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, हाँ तो टैब की से हम कर्सर को स्क्रीन पर चलाते, ये बात तो सही है। और देखते हैं पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ये भी बात सही है। और कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, नहीं ये बात गलत है, यानी ये दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके लिए आपको दिए हुआ है केवल ए और बी, यही ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। मतलब जो टैब की से हम क्या करते हैं कर्सर को स्क्रीन पर चलाते हैं और पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। टैब कुंजी का उपयोग एक समय में 8 कैरेक्टर के बराबर स्पेस देने के लिए किया था, यही बात है, अब ध्यान दीजिएगा। 8 कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर, तो 8 कैरेक्टर के स्पेस के बराबर देने के लिए क्या थे ना, 8 कैरेक्टर के बराबर जो हम स्पेस देते हैं उसके बराबर करने के लिए एक समय में उपयोग करने के लिए भी टैब की का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिया है 99 नंबर सवाल है कि पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या नाम है, पहला व्यावसायिक वायरस का
निम्न में से क्या नाम है ये आपको बताना है। तो पहला व्यावसायिक वायरस जो है वो ब्रेन वायरस है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेन वायरस, याद रखिएगा, ठीक ना। पहला वायरस क्रीपर था, ठीक ना, जो अर्पानेट पर खोजा गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक मतलब पहला वायरस कौन था जो अर्पानेट पर खोजा गया था, वो क्रीपर था। हम लिख देते हैं यहाँ पर, आपका क्रीपर हो जाएगा, क्रीपर हो जाएगा, ठीक ना, क्रीपर। लेकिन पहला व्यावसायिक वायरस कौन था, तो वो ब्रेन वायरस था। और पूछा गया कि जो अर्पनेट पर जो खोजा गया था वो पहला वायरस कौन था, तो क्रीपर था। हालांकि यहाँ से हो सकता है कि सवाल न भी आए, बस ये व्यावसायिक वाला आपको पूछने के ज़्यादा चांसेस है, पूछा जा सकता है। क्या कंप्यूटर सवाल आपके एग्जाम में आएगा बिहार सिविल कोर्ट में, मेंस में तो आना ही आना है, पीटी में भले पूछे या ना पूछे। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, जो 100 नंबर सवाल आपको दिख रहा है इस सेट का। तो आखिरी सवाल है कि टीसीपी और आईपी किसने बनाया, ये आपको बताना है कि टीसीपी और आईपी किसने बनाया है। तो देखिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया, ध्यान दीजिएगा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीसीपी और आईपी मॉडल जो है ना, ये चार, इसमें क्या होता है कि चार परतें होती है। जैसे कि नेटवर्क लेयर होता है एक, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, एक होता है नेटवर्क, हम हिंदी में लिख देते हैं, नेटवर्क लेयर होता है, एक इंटरनेट लेयर आपका होता है, एक नेटवर्क होता है, एक इंटरनेट इंटरनेट लेयर होता है, ठीक। एक ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट लेयर होता है आपका, एक एप्लीकेशन लेयर होता है, एक क्या होता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन। जो टीएसपी या आईपी जो है ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनाया है। इसमें चार परतें होती है, एक नेटवर्क लेयर, एक इंटरनेट लेयर, एक ट्रांसपोर्ट लेयर, एक एप्लीकेशन लेयर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको उस पर समय समय पर इम्पोर्टेंट नॉलेज, आपको जानकारी मिलता रहे, और साथ ही साथ आपको उस पर स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उस पर ज़रूर जुड़ जाए, ताकि आप राइट डायरेक्शन में मतलब एकदम सही चीज़ें आपको पास पहुँचे, आप सही चीज़ पढ़ें, ठीक ना, और उचित गाइडेंस के साथ पढ़ें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी जो होता है वो अगर अगर मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन को सही करना होगा, पढ़ने का जो तरीका होता है जिससे बच्चे पास होते, जो एग्ज़ाम पास क्रैक करके जॉब लेते हैं, उसके तरह से पढ़ना होगा, न कि भेड़ चाल के द्वारा जो करोड़ों फॉर्म भर देता है, करोड़ों बच्चे पढ़ते, उस तरह नहीं पढ़ना है। हमें केवल लाख बच्चों की तरह पढ़ना है, जो लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं, या 50,000 या 25,000 या 30,000 जो सिलेक्ट होते हैं, उसके तरह हमको पढ़ना है, ना कि करोड़ों बच्चे की तरह पढ़ना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सेट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और राइट डायरेक्शन में लगन के साथ मेहनत से स्टडी करते रहिए।